सबसे पुराने और सबसे बड़े डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण और वीर बजरंगबली यानी हनुमान। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ या कोई धार्मिक चर्चा में ये बात नहीं कही जा रही है, बल्कि दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इसमें वो भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी को सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली डिप्लोमेट बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने को लेकर एस जयशंकर ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और पीएम ने उन्हें मंत्री भी बनाया होता। पुणे में अपनी अंग्रेजी किताब द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के मराठी वर्जन भारत मार्ग की लॉन्चिंग के कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि मंत्री बनने से पहले वो विदेश सचिव बनना जो था वो उनकी महत्वाकांक्षा थी। इतना भर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, मेरे लिए विदेश सचिव बनना मेरी महत्वाकांक्षा की सीमा थी, इसके आगे नहीं सोचा था। मैंने कभी मंत्री बनने के बारे में सोचा तक नहीं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि एस जयशंकर ने क्यों भगवान कृष्ण और हनुमान जी को बताया है महानतम डिप्लोमेट। दरअसल कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे। इस पर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत के लोग भी डिप्लोमेसी, राजनीति या दूसरे विषयों पर विदेशी किताबों, स्टेट्समैन का उदाहरण देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात ये कही कि बड़े बड़े डिप्लोमेट अपने देश में ही हैं और लोग नाम लेने से बचते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जब अपने देश में सब कुछ है तो बाहर क्यों देखना। उन्होंने समझाया कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट तो कृष्ण जी और हनुमान जी थे। आप पूछेंगे कि ये तो कोई जवाब नहीं है, पर इसका सही जवाब यही है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महाभारत और रामायण का प्रसंग सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी थे। अब उनके जवाब का वीडियो वायरल हो रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम हनुमान जी को देखें तो वो कूटनीति से परे थे, वो मिशन से आगे बढ़े, सीता से संपर्क किया और लंका में भी आग लगा दी। वायरल वीडियो में विदेश मंत्री ये कहते सुने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इतिहास और धार्मिक ग्रंथों से हमें नई दृष्टि मिलती है। मैं आपको बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो किस स्थिति में थे, उन्हें मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। हनुमान जी ने तो खुद की इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए इतना आगे बढ़ गए वो कि वो टारगेट से आगे बढ़ गए और सीता जी से मिले और लंका को भी जला दिया, एक एडिशनल टास्क को भी पूरा कर दिया। वो एक बहुउद्देशीय राजनयिक थे, यानी एक ही उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति में जाते थे। जब गए थे तो वहाँ पर विदेश में क्या क्या काम कर सकते थे, यानी लंका गए तो क्या क्या किया, इसको बड़े दिलचस्प तरीके से एस जयशंकर समझा रहे हैं। हालांकि इस तरह की बातें आपने देखा होगा कि भारत में जब भी हमारे जितने भी पूजनीय किरदार हैं उनके विषय में जब बात होती है तो इस तरह की कई कहानियाँ या प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से धार्मिक गुरु इस बात को रखते हैं। निश्चित तौर पर जब एस जयशंकर जैसे डिप्लोमेट, और देखिए एस जयशंकर बेशक आपको भारत के विदेश मंत्री के तौर पर दिखाई देते हैं या विदेश सचिव रहे हैं भारत के, लेकिन पूरी दुनिया उनकी नीतियों का लोहा मानती है। उन्होंने जिस तरह से भारत को मजबूत किया, और ये आपने जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं देखी हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और जिस तरीके से आप आज बात करते सुनाई देते हैं कि दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नीति की तारीफ हो रही, इस सबका श्रेय जो है वो एस जयशंकर को जाता है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हनुमान जी तो मल्टीपर्पज़ डिप्लोमेट थे। इतना ही नहीं, जयशंकर ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कुछ चल रहा है उसके जैसी ही 10 अवधारणाएं वो महाभारत के जरिए दे सकते हैं। यानी रामायण के साथ साथ महाभारत के महत्व को भी डिप्लोमेसी के लिहाज से उन्होंने सामने रखा है। ये बात सही भी है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का एक बहुत ही महत्व रहा है। धार्मिक ग्रंथ कथा कहानियों तक सीमित नहीं है, इनके अंदर वो गूढ़ ज्ञान भी छिपा हुआ है, जिनके लिए अब जैसा कि खुद एस जयशंकर कह रहे हैं कि हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर के लोगों को कोट करते हैं, और क्योंकि उस पर रिसर्च हुई, फिर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, फिर उनको एकेडमिक से जोड़ दिया गया, तो उनका एक महत्व बन गया। लेकिन अगर सारगर्भित, सत्य और व्यवहारिक रूप से इन नीतियों के इस्तेमाल की बात की जाए तो महाभारत और रावण में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो ये स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से सोच रखी गई है। वहाँ पर इन ग्रंथों में भी किसी को जो भी पढ़ता है, कोई राजा पढ़े या कोई अपने जीवन में उनको आजमाना चाहे, उसको बहुत कुछ मिल सकता है। ये सारी बातें जो हैं एस जयशंकर कहते हुए ये बताना चाहते हैं कि इन धार्मिक ग्रंथों का कितना महत्व है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, ज़रा आप सोचिए, आज की दुनिया बहुध्रुवीय दुनिया है।
उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था। उस समय बहुध्रुवीय भारत था, अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं। बलराम जैसे बिना गुट वाले भी उस समय थे। हम भी कहते हैं कि ग्लोबल दुनिया है, ये अड़चने हैं। अर्जुन की दुविधा क्या थी? वो भावनात्मक रूप से दूसरों से जुड़े थे। वो सोच रहे थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ूं। कभी कभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रैटेजिक पेशेंस दिखाते हैं, लेकिन शानदार डिप्लोमेसी का सबसे अच्छा उदाहरण कृष्ण भगवान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रणनीतिक धैर्य की व्याख्या करते हुए कई बार भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल को क्षमा करने का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 100वीं के अंत में वो उसे मार डालेंगे। ये एक अच्छे फैसले लेने के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक बात है। तो उन्होंने एक नहीं कई उद्धरण ऐसे रखे हैं। वो महाभारत के भी उद्धरण है, भगवान श्री कृष्ण के भी उद्धरण है, तो रामायण से श्री हनुमान जी के भी उद्धरण उन्होंने सामने रखे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्यों एस जयशंकर के इस बयान पर एक नई बहस छिड़ सकती है। देखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर कई बार कई बातें कही जाती हैं। हमारी आस्था का केंद्र हमेशा से धार्मिक ग्रंथ रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा मानस को लेकर जो विवाद हुआ, उसको लेकर कई लोगों को ये बहुत बुरा भी लगा है। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात भी ये होती है, क्योंकि जिस तरह से रामायण महाभारत में कई बातें लिखी गई हैं अवधि में या उस समय पर, जिसको कहा जाता है कि ग्रामीण जहाँ पर देश निवास करता है, उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा। अपनी भाषा में था और बहुत सहजता से राम भक्ति को दिखाता था। उसमें भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पर भी जमकर राजनीति हो गई। तो ये एक बड़ी समस्या होती है जब जातिगत राजनीति और इस तरह के दौर से देश गुजरता है। अब जब एस जयशंकर ने बयान दिया है रामायण महाभारत को लेकर, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हनुमान जी को सबसे बड़ा और महानतम डिप्लोमेट बताया है, तो इस पर क्या नई बहस हो सकती है? दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि विपक्ष में एक धड़ा है जो सेक्युलर पॉलिसी में आस्था रखता है। वो चाहता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ऐसे बयान ना दें जो किसी धर्म विशेष से संबंधित हो। अब हनुमान जी और कृष्ण हिंदू भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो इसीलिए इस बयान पर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है, उनको एक ये भी मौका मिल सकता है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति और जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा जो है वो हिंदुत्व का गया राजनीति में, उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल हैं, क्या कांग्रेस है, सबके सुर बदले। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी आप जो राजनीति देख रहे हैं वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं हो रही है, वो जातिगत राजनीति, मतलब हिंदुओं में भी कैसे अलग अलग सेगमेंट से उसकी राजनीति की जा रही है। और इसको लेकर कई बार आपने देखा है कि जब जातिगत राजनीति की बात होती है तो ये माना जाता है कि वोटों का पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम में बेशक हो जाए, लेकिन अहम बात ये है कि यदि ये पोलराइजेशन चलता रहा तो विपक्ष हमेशा कमज़ोर रहेगा और बीजेपी के पास बड़ी ताकत रहेगी। तो उत्तर प्रदेश में ये सियासत नहीं शुरू हुई कि मुस्लिम मतदाता तो हमारे साथ आ ही जाएगा, हिंदू वोटर्स में एक जातिगत राजनीति को सामने रखा जाए। बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्टता दिखाई पड़ती है कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों के ऊपर अगर कोई विवाद होता है या उनसे कोई बातों को निकाल कर किसी राजनीतिक बहस को जन्म दिया जाता है, तो इसका मकसद क्या है? सोचिए ज़रा इस पर, और आप क्या सोचते हैं इस पर टिप्पणी ज़रूर रखें, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कुछ कहा है हो सकता है उस पर भी एक नया विवाद शुरू हो जाए। आपको ये भी बता दें कि एस जयशंकर राजनीति में उतरने से पहले एक सफल डिप्लोमेट रह चुके हैं। उनकी विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। इस वक्त भी उनकी डिप्लोमेसी की कई जगहों पर चर्चा होती है। इसीलिए लिहाजा विदेश मंत्री रहते हुए एस जयशंकर का ये बयान बहुत मायने रखता है। ये उनकी आस्था को दिखाता है, ये उनकी सोच को दिखाता है। और दुनिया के इतने सफल, बेशक वो कह रहे हैं श्री कृष्ण और हनुमान जी महानतम डिप्लोमेट रहे, लेकिन सफलतम डिप्लोमेट्स में एस जयशंकर का नाम भी शुमार है। और हालांकि वो इस बात को स्वीकार करते कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और होता तो उनको कभी नहीं बनाता विदेश, उन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा था। उनकी महत्वाकांक्षा का अंत ये था कि वो विदेश सचिव बन जाए, विदेश सचिव बन गए, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई कि इससे आगे क्या बन सकते हैं। लेकिन वो आज देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में, और ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी बताता है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन, एस जयशंकर जो काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक लिहाज से भारत जिस तरह के निर्णय ले रहा है, ये काफ़ी महत्व की विषय। टीम जो है और जो अनुभव होता है जिसके पास में, उसको काम करने की स्वतंत्रता मिलना, ये बहुत महत्व का विषय होता है। इस पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो देश को राजनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनाते हैं।
एस जयशंकर एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहे, क्योंकि एस जयशंकर को डिप्लोमेसी का खासा नॉलेज था। चीन है, रशिया है, अमेरिका है, ऐसी कई जगहों पर उनका खुद का इतना गहरा अनुभव रहा है, लोगों से संपर्क संबंध रहे हैं, जिसका विदेश मंत्री बनने के बाद भी उनको बड़ा लाभ मिलता दिखाई देता है। और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था के साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो स्क्रिप्चर रामायण महाभारत से ये सिर्फ कथा कहानी या ईश्वर को मानने की बात नहीं, वो डिप्लोमेसी को भी कैसे सीखते हैं इन ग्रंथों से, इसको बताया। उन्होंने हनुमान जी को और श्री कृष्ण जी को सबसे महानतम डिप्लोमेट बताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।